चाइना का एक एक्सपेंशन है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, क्या वो इन टैक्टिक्स से वो तो खड़ा है, और वो जो वहाँ खड़ा है वो हमला भी कर सकता है और टारगेट भी है, तो क्या वो चाइना की जो मार्च है, मैं इकोनॉमिकली कह रहा हूँ, उसको वो थॉट कर सकता है या उसको स्टेम कर सकता है? मेरा ख्याल में बिल्कुल नहीं करेगा न चाइनीज देखे। अदरवाइज भी चाइना और रशिया वैसे भी एक्टिवली किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। बिहाइंड द सीन वो जो सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन अदरवाइज फिजिकली किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। रहा अमेरिका का, तो वो यकीनन देखे कि उनका तो मुकाबला ही चाइना के साथ है। दैट्स वाई अगर अभी रिसेंटली कोई अगर अंडरस्टैंडिंग, सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग मैं समझता हूँ जो इंडिया के साथ हुई है, तो लोग कहते हैं पता नहीं इससे क्वाड दोबारा रिवाइव होगा या नहीं होगा। लेकिन उससे जो चाइनीज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है अक्रॉस द ग्लोब बीआरआई के तहत, वो कभी वो नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे ममालिक का इंटरेस्ट है। और अब जिस तरह मैंने बात की है कि दुनिया यूरोप उठ के चला गया चाइना के पास, और फिर एक मैसेज को कन्वे कर दिया है कि भाई हमारे पास दूसरे ऑप्शन है। तो अब तो ट्रम्प ने देखा ना, यूरोप को भी अपने से अलग करवा दिया, और इसी तरह नेटो को भी थ्रेटन कर रहा है। और जिस तरह यूरोपियन यूनियन की भी हमने देखी स्टेटमेंट्स, उन्होंने उसको वायलेट करके आके एक जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की विद इंडिया के साथ। सो मेरे ख्याल में दे विल स्टिल प्रोटेक्ट चाइनीज एंड रशियंस। अपना इंटरेस्ट जो है दे विल प्रोटेक्ट इन मिडिल ईस्ट में करेंगे, एल्सवेयर करेंगे, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द ओनली थिंग इज दैट कि जो अभी डेवलपमेंट जो बातचीत होगी वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आउटकम क्या होता है। तो और उसमें लेकिन ऑप्शंस तमाम डिस्कस होंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, अगर आपको याद हो, एक न्यूक्लियर पावर कंसोर्शियम की बात हुई थी पीछे, और जो ओमान में लास्ट ईयर बात जब 2025 मई में बात हुई, तो एक ऑप्शन उस वक्त फ्लोट की गई थी ईरान की तरफ से कि हमने जो यूरेनियम को इनरिच किया है उसको एज ए कंसोर्शियम के साथ मिलके, और उन्होंने रिकमेंड किया था इट कैन बी सऊदी अरब एंड यूएई वाले हो सकते हैं, और हम जॉइंटली इसको मैनेज कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ आईएईए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस बातचीत में ये भी सिस्टम फ्लोट हो सकता है। तो उसमें भी बात डिपेंड करता है अमेरिकन इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कि किसी हद तक है। पीसफुल लेकिन पीसफुल मेरे ख्याल पीसफुल में जिस मीन्स तरह, के लिए, पीसफुली यूज करने के अब्दुल्ला भाई, लिए यही मैं बात जो है आपकी तरफ ले जाना चाह रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियर डील की बात होती है, यूरेनियम की बात होती है, तो अभी आपने जैरेड क्रिशन की बात की थी, वो अब इस मुज़ाकरात में भी शायद हों। वो तो बाकायदा तौर पर इजराइली नवाज हैं, बल्कि इसराइल के साथ वो खड़े हैं, वो भी इस मुज़ाकरात में होंगे। और मुज़ाकरात में जो अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं वो बड़ी अजीब सी शर्तें हैं कि ईरान जो है वो यूरेनियम अफसूदगी से दस्तबरदार होगा। क्या ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाएगा? यह भी उसमें शर्त है। क्या ईरान एटमी प्रोग्राम को ईरान से बाहर मुंतकिल कर देगा? यह भी उसमें शर्त है। क्या ईरान हमले में अपनी जो है प्रॉक्सीज जो बाकी खिते में हैं उनको उनके साथ तावन नहीं करेगा? ये जो चार शर्तें हैं, क्या ये मानने वाली ईरान को मानेगा? अगर ये ईरान नहीं मानेगा तो मुज़ाकरात तो फेल हो जाएंगे। तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये मुज़ाकरात के बाद जंग जो है वो लाजम है? मियाँ साहब देखें, बात यह है सीधी सी कि ये ऐसा ही है कि ईरान को एक फंदा दिया गया है और कहा है कि अपने गले में डाल लो और खुद ही झूल जाओ। ये नहीं करेगा कभी भी। ये एक डेथ वारंट पे साइन करना होगा, ऐसा ही है। इसलिए पहली बात यह है कि अब तो पूरी दुनिया के मुल्क जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे, और न्यूक्लियर बम का हसूल उनके लिए अब उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, और इवन उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, उनकी मुआशी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो गया। ये आप देख लेंगे, कुछ अर्से में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात उसका यह है कि उनके सामने मिसालें मौजूद हैं। सैंक्शंस लगी नॉर्थ कोरिया पे, क्या अमेरिका ने बिगाड़ लिया? इनके ऊपर 45 साल से ज्यादा सैंक्शन लग गई हैं। आज अमेरिका और ये आमने सामने आके खड़े हुए हैं। तीसरी चीज जो है वो जैरेड कुशनर का आपने बताया। जैरेड कुशनर जो है वो दामाद है, और इस हद तक दोस्ती नेतन्याहू के साथ है कि नेतन्याहू जब अमेरिका जाता है तो उसके बेडरूम में सोता है जाके। ये मैं आपको बता रहा हूँ। चौथी चीज इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो तो आईएईए के इंस्पेक्टर्स के लिए खुला हुआ था। वो तो सारा देख गए थे, वही तो थे जिन्होंने सारे रास्ते और सारी चीजें जो है वो बताई हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बिल्ली ने सब कुछ सिखाया शेर को माँ सवाए दरख्त पे चढ़ने के। इसलिए ईरान
उनकी काम है। जो आपको याद होगा कि जो रजा पहलवी से मांगे जा रहे थे कि वो कह रहा था कि मैं ईरान को जो है वो रिजीम चेंज करूंगा, मैं उनको जो है वो डी इस्लामाइजेशन की तरफ लेके जाऊंगा, मैं उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खत्म करूंगा, मैं जो है वो मिसाइल प्रोग्राम खत्म करूंगा। तो फिर रजा पहलवी को ले आते। ये चीजें अगर इन्हीं से मनवानी, और ईरान ने डिक्लेयर्ड स्टांस दिया हुआ है मियां साहब और काजी साहब, कि उसने कहा है कि अमेरिकन शराइत मानने से बेहतर है कि हम सारी जिंदगी सैंक्शन में रहें और फिर हम ऑनरेबली जो है वो लड़के जो है वो मर जाएं। याद रखें, ईरान नेशन है, अमेरिका के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, एप्स्टेन फाइल की अभी बात हुई, एप्स्टेन फाइल के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट तो दूर की बात है, वो तो अभी आपको याद होगा कि मोनिका लेविन्स्की का केस जब हुआ था तो बिल क्लिंटन को माफी मांगनी पड़ गई थी। और अगर ये ऐसी सूरत हाल हो गई, अमेरिकन डीप स्टेट को मालूम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये वही डीप स्टेट है ना जिसने एडवर्ड स्नोडन की जो है वो सारा मामला इनके ऊपर उठाया था कि ये इलेक्शन रिग हुआ है, रशियन इन्फ्लुएंस हुआ है। तो फिर याद होगा आपको कि वो डीप स्टेट आज भी मौजूद है और वो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ये ताल्लुकात हैं और जो उनका अमल जा रहा है, कभी कनाडा पे और कभी जो है वो ग्रीनलैंड के मामले पे। अच्छा, कभी नेटो को गुल जो है वो साहब, मैं तोड़ने एक की और कोशिश अहम है। बात पे आप दोनों का टेक लेना चाहता हूं जो आमतौर पर तिश्ना रह जाती है। ब्रिगेडियर साहब, दो बातें हैं। एक तो ये जो अंदर का गंद उछल रहा है, सेकेंडली बहुत ही अननोटिस्ड गया है मिनीसोटा और मिनियापोलिस में जो डिफेक्टो पहली दफ़ा डिफेक्टो स्ट्राइक हुई है और पूरे 50 स्टेटों में उसकी सराहियत हुई है। ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं। इस आपको पता है स्ट्राइक पे तो पाबंदी लगा दी है। जब पहले यहाँ पे जो रेलवे की स्ट्राइक हुई थी तो बाइडन के ज़माने में तो ये एक जो अवामी लहर उठ रही है अमेरिका में, जो 1% अगेंस्ट 99% हमने देखा था वॉल स्ट्रीट में। हाउ मच इंपॉर्टेंस यू अटैच टू दिस फैक्टर जो वहां पे एक मिलिटेंसी अवामी सतह पर और वर्किंग क्लास में उठ रही है। जनाब ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, स्पेशली मैं जब कह रहा हूँ डिसअप्रूवल रेटिंग ये बढ़ गई है, तो वन ऑफ द फैक्टर्स भी मिनेसोटा वाला जो वाकयात है और जिस तरीके से वहां पे देखा ना फेडरल फोर्सेस वहां पे गए हैं, तो दे हैव बेसिकली टेकन ओवर। वहां का गवर्नर तो अपोज कर रहा है, उसके खिलाफ बात कर रहा है, मेयर भी उसके खिलाफ बात कर रहा है। सो एक आपस में कंटेस्ट भी है, कन्फ्रंट्रेशन भी है और डिफरेंट स्टेट्स के साथ हैं। तो इसीलिए कि बहुत मुश्किलात इसलिए बढ़ गई हैं कि अगर इधर से भी कुछ हासिल नहीं होता है, मुल्क के अंदर से भी जो हालात और वाकयात हैं, इस पे तो ज़रूर मैं बात को बढ़ाऊंगा और आप दोनों हज़रात को हम तकलीफ देंगे, मगर मैं इस बात पे इसको कंक्लूड करता हूँ। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी, क्विकली सर, से एक बात कर लूं इसमें। जी क्विकली एक प्लीज। बात सिर्फ, जी जी, मुझे आपकी बात से पता नहीं क्यों सोवियत यूनियन याद आ गया। यूएसएसआर वो भी कभी टूटने के लिए बना नहीं था। यार शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया दोनों का। ब्रिगेडियर साहब आपका शुक्रिया, जनाब अब्दुल्ला गुल साहब आपका शुक्रिया। मगर मैं जाते जाते यहाँ पे ख़त्म कहा था फैज़ ने कि पापोश की क्या फ़िक्र है, दस्तार संभालो, पायाब है जो मौज गुजर जाएगी सर से। आजकल हम भी देख रहे हैं कि हर कोई ये कह रहा है कुछ नहीं होगा, आवाम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर करते हैं। मेरे ख्याल में इस सारे बयानियों को तारीख गलत साबित कर रही है।